सब जगह एक अलग यूआई ट्रैक है जिसमें डीएसए नहीं पूछते उस इंटरव्यू ट्रैक में। अच्छा कितने का पैकेज लगा आपका? हमारे लड़के का तो बहुत अच्छा लगा था जी। कोई बात नहीं, नहीं टीसीएस में नहीं हुआ। लेट्स टॉक नाउ अबाउट कि आप जब जॉब ले रहे होते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेज्यूमे। हाँ। वो कैसे आप बिल्ड करो? मत बिल्ड करो यार, रेज्यूमे क्या होता है? नहीं बनाना रेज्यूमे। रेज्यूमे तो बनाना ही नहीं चाहिए। रेज्यूमे इज सो हाय एवरीवन, आज हम तने प्रताप सर के साथ हैं एंड सर आप ही कुछ बोल दो, मैं तो काफी नर्वस हो रही हूँ। अरे यार सर मत बोलो, तो या तो तने बोल लो या भैया बोल लो। चलो भैया बोल दिया, भैया बोल लो। डन। हाँ तो तने भैया के साथ है। हाँ तने भैया के साथ है। और बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि आपके शो पे मुझे आने का मौका मिलेगा। आज मेरी मम्मी इतना खुश थी कि ओ तुम अंशिका के शो पे जा रहे हो। कि हाँ मम्मी, आई हैव मेड इट। इसे कहते हैं ओवर हम्बल होना कि मेरे शो पे आ रहे हैं। मेरे शो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट मैं नर्वस हो रही हूँ कि मैं आपको आज यहाँ ला रही हूँ एंड आपसे बात करने वाली हूँ। अरे यार हो गया, मतलब अब कितना चलो फिर, जैसे कि पता है आज हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो भैया शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलूँगी कि लेट्स मेक दिस वीडियो इन अ वे कि हमें लगे कि यार एक बच्चा जो अगर ऑफ कैंपस प्लेस्ड होना चाह रहा है, अगर वो बंदा ये वीडियो देख लेना तो मतलब उसको एंड टू एंड सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डन। कोशिश रहेगी। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, खुद पे लेके शुरू करती हूँ। लेट्स से मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ एंड मेरा गोल है कि यार कॉलेज खत्म होने के बाद कैसे भी मेरे को 1 लाख पर मंथ अर्न करना है। ठीक है। मेरे कॉलेज में अच्छी कंपनीज नहीं आ रही एंड कॉलेज स्पेसिफिक बोला है, बट लेट्स से अगर आप 1-2 साल एक्सपीरियंस भी हो तो भी एप्लीकेबल है। आपके पास अच्छे कंपनीज के पुल नहीं है एंड आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को 1 लाख पर मंथ चाहिए। ठीक है। तो आप मेरे को पूरा एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड किधर जाकर अप्लाई करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अंशिका इस चीज़ के बारे में कि 1 लाख रुपए की जॉब या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि कंपनी मेरे कॉलेज में अच्छी नहीं आ रही है, दोनों ही बहुत प्रिविलेज थॉट है। ये ऐसा होता है कि आप अगर टॉप 30 टॉप 40 कॉलेजेस में हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगर आप 40 के बाद 400 कॉलेजेस तक, 500 हज़ार, और इंडिया में कई लाख इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 40 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनमें आप देखोगे तो उनको ऑफ कैंपस इन कैंपस प्लेसमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो प्लेसमेंट ही नहीं मिलती। और 1 लाख 2 लाख तो बहुत ही प्रिविलेज थॉट है उनको। तो भाई अगर 15,000 का जॉब मिल जाए, पहले करियर की बात तो बाद में करेंगे, जॉब मिल जाए तो वह बहुत है। तो मुझे लगता है पहले हमें ये जो इतना बड़ा सेगमेंट है जिसको आप बोल देते हो कि सीपीपी कर लो या कुछ और कर लो, एक जेनरिक सा पाथ दे देते हो, उनके बारे में अगर हम बात करें तो बेटर है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अनएड्रेस्ड सेगमेंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो मुझे लेट मी आस्क यू इन दिस वे कि लेट से बात करते हैं 3 स्टेजेस के बारे में। एक, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ एंड अब मुझे नेक्स्ट चाहिए यार कि लेट से 15-20 हज़ार की तो लग जाए, तो मैं क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है। तो एक तो आप अनएम्प्लॉयड हो या आपका कॉलेज ख़त्म हो रहा है इस टाइम पर और आपको लगता है कि 15-20 हज़ार की जॉब भी लग जाए, हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये सोच बहुत अच्छी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका करियर शुरू हो जाता है। और अभी जब रिसेशन आने वाला है या आ रहा है, इस सिनेरियो में तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स ना सेट करें। हम ये ना सोचें कि नहीं अगर उसका 40 लाख लग रहा है तो मुझे भी 40 चाहिए, किसी का 20 लग रहा है, किसी का 10 लग रहा है तो मुझे भी चाहिए। मेरा करियर शुरू हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे रेज्यूमे पे एक्सपीरियंस दिखना शुरू हो जाना चाहिए, मुझे रेगुलर कुछ करने मिलना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे समझदार बच्चे हो, बहुत अच्छा लगा, अगर आप ऐसे समझदार बच्चे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बस सिंपल सी एक चीज़ करनी चाहिए कि एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, कोई भी। और मेरा सजेशन रहता है जावास्क्रिप्ट उठा लो। चलो मैं दूसरी तरह से करता हूँ इसको, लेट्स एलिमिनेट ऑल चॉइसेस फॉर स्टूडेंट्स। 15,000 की जॉब चाहिए तुम्हें, 15 से 25,000 की जॉब करने का सबसे आसान तरीका है कि जावास्क्रिप्ट उठा लो, वेब डेवलपमेंट थोड़ा सीख लो, कुछ वेबसाइट्स बना लो, फिर कुछ वेब ऐप्स बना लो, और उन पोर्टफोलियो को, जब तुमने उसको एक पोर्टफोलियो बना लिया तो उसको लेकर जितनी भी जगह ओपनिंग है, naukri.com पे, इंडीड पे, हर जगह जहाँ भी तुम्हें ओपनिंग मिल रही है डालते जाओ। स्पेशली लुक फॉर दीज सॉफ्टवेयर शॉप्स। ठीक है, बहुत सारा काम। और अभी देखो रिसेशन आएगा ना तो अभी इंडिया में काम बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि इंडिया हमेशा जीतेगा। मतलब इंडिया के पास सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास बहुत ही हार्डवर्किंग यूथ है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लो है। तुम 15,000 में काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हो मम्मी पापा के साथ। ठीक है, तो घर में तुम्हारे जगह है ही, एक इंटरनेट ले लिया, आराम से बैठ के काम किया, कोई टेंशन नहीं है। तो इंडिया में काम बढ़ जाएगा, क्योंकि हर कोई जो हाई
जहाँ पे जो महंगी कंट्रीज़ हैं वहाँ से कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कटिंग होगी तो लोग क्या सोचेंगे, भाई कुछ चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, तो इनको हम देखते हैं अगर इंडिया शिफ्ट कर सकते हैं क्या। इंडिया में जो लोग हैं वो लोग बिड करेंगे उस वर्क के लिए, तो वर्क यहाँ आएगा। तो इस तरह के जो छोटे शॉप्स होते हैं ये बहुत हैं, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, पुणे में, हैदराबाद में, इवन बैंगलोर में बहुत सारे सर्विस नहीं बोलना चाहिए, दीज आर लाइक प्रोडक्ट शॉप्स जहाँ छोटे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू से प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट? कुछ भी, एक मोबाइल ऐप बनाना है, कोई एक आपको वेबसाइट बनानी है, एजेंसी टाइप की बात, एजेंसी टाइप की। हाँ, मैं एजेंसी थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, शॉप्स बोलता हूँ मैं, तो एजेंसी टाइप के जो होते हैं, तो इन जगह पर आपको अप्लाई करना चाहिए। स्पेशली टियर 3 सिटीज़ जो हैं, टियर 2 सिटीज़ जो हैं, कोयम्बटूर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर को छोड़ के जो सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करना चाहिए। वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं खुद लोगों को जानता हूँ, इंदौर में तो भाई भरे पड़े हैं लोग, इंदौर में भी काफ़ी है इस तरह के एजेंसीज, तो उन जगह पर काफ़ी डिमांड बढ़ेगी। बट एक चीज़ लाइक अगर आप ऐसे एजेंसीज में काम कर रहे हो तो कई बार लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि इज़ इट अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लाइक लेट्स से मैं वहाँ से स्विच कर रही हूँ एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है, तो यार माइक्रोसॉफ्ट क्या उस वर्क को कंसिडर करेगी कि हाँ यार ये बंदे ने कुछ सही तरीके का काम किया है उस शॉप पे या उस एजेंसी पे काम सही करके? क्वेश्चन है। पर आप जब इस तरह से सोचते हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि आपके पास ऑप्शन क्या है, व्हाट्स द अदर ऑल्टरनेटिव। लेट्स से आपने 15-25 पे वो शॉप दिया, मैं कह दूँ कि यार नहीं जावास्क्रिप्ट मत पढ़ो, तुम थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उठा लो, या लेट्स से सी ही उठा लो, इन दैट के सी, जावा, C++, कुछ ऐसे बेसिक पाइथन उठा लो, बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ लो कि बबल शॉट क्या होता है, मर्ज शॉट क्या होता है, कुछ एक आध एल्गोरिथम्स पढ़ लिया, बिल्कुल एप्टीट्यूड हल्का सा स्ट्रॉन्ग कर लो और सर्विस बेस्ड कंपनीज में अप्लाई कर लो। सर्विस बेस्ड कंपनी, लेट्स से TCS में तुमने अप्लाई किया इतने नॉलेज के साथ, तो तुमको तो 22 से 25 हज़ार की जॉब लग गई। बिल्कुल, तुमको जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ना था, बस बेसिक प्रोग्रामिंग और थोड़ा एप्टीट्यूड पढ़ना था। बिल्कुल। तो वहाँ मेरे को जो एक बेनिफिट लग रहा है कि अगर लेट्स से मैं माइक्रोसॉफ्ट में फिर अप्लाई कर रही हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट, अब TCS में ये नहीं करी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट एटलीस्ट मेरा ये थिंकिंग है कि काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ऐड हो रहा है। देखो पॉइंट बहुत अच्छा है, बट मुझे ये लगता है कि फिर TCS में भी कितना ऑफ कैंपस हायरिंग होती है, कितनी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा नहीं होती है। TCS में सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम जब बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में तो हम बात करने लगते हैं पॉसिबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी की। TCS से माइक्रोसॉफ्ट जाना पॉसिबल है, बट कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, और DSA फिर से प्रिपेयर करो, खूब सारा प्रिपेयर करो, और फिर वो एक पाथ है माइक्रोसॉफ्ट जाने का। दूसरा पाथ है जिससे मैं गया था माइक्रोसॉफ्ट, मुझे तो आज भी DSA नहीं आता। नहीं आता, तो मुझे बबल शॉट पूछ तो मेरे से नहीं होगा। मुझे नहीं आता, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा सच में मुझे नहीं आता। तो मैंने अच्छा चलो आप बताओ कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे को कॉल किया। हाँ, ठीक है, आई एम वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स इन वेब डेवलपमेंट। तो उनको टीम्स बनानी थी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। उस वक्त कहाँ काम कर रहे थे? मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, छोटे से स्टार्टअप था बहुत, आर्टिफिशिया नाम था उसका। तो कॉल किया तो मैंने बोला कि नहीं, आई वोंट कम फॉर इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा यार आप DSA पूछोगे, मुझे आती नहीं। तो बोला थोड़ा ब्रशअप कर लो, ये क्या बात? कि नहीं करूँगा ब्रशअप, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड माइक्रोसॉफ्ट नीड्स मी। तो फिर दूसरी बार कॉल किया, फिर मैंने सेम चीज़ बोला, फिर तीसरी बार कॉल किया। तीसरी बार उन्होंने बोला कि अच्छा तुम आ जाओ इंटरव्यू देने, हम नहीं पूछेंगे तुमसे DSA, बट यू बेटर बी गुड एट व्हाट यू डू। मतलब वो ठीक है, मतलब उसका तो टेंशन नहीं है। गया माइक्रोसॉफ्ट, निकाला इंटरव्यू, कोई DSA नहीं पूछा किसी ने। 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए मेरे, सब आराम से क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में घुस के ये पूरा इंटरव्यू ही चेंज कर दिया। मुझे एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने अवार्ड दिया था इस चीज़ के लिए। आप लोगों की जो टीम थी या कुछ, वो DSA नहीं पूछती थी? DSA नहीं पूछती थी। फिर मैंने पूरा इंटरव्यू सेटअप किया, नॉट जस्ट फॉर माई टीम, फॉर अदर टीम्स ऑल्सो। लाइक आई वॉज अ स्पेशलिस्ट एट माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे लोग मुझे बुलाते थे कि आप बताओ कि कैसा इंटरव्यू सेटअप करना चाहिए और DSA के क्वेश्चंस कैसे कम पूछने चाहिए, क्योंकि UI में लोगों को हायरिंग चाहिए थी। और माइक्रोसॉफ्ट में UI में टैलेंट ही नहीं था बिल्कुल। DSA का टैलेंट भरा हुआ था, और DSA वालों को UI समझने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जब मैंने नियोजी भी शुरू किया और 1000 बच्चों से ऊपर की जॉब लगा दी है, तभी भी मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि DSA नहीं पढ़ना चाहिए तुमको, पढ़ो ही मत। DSA इज़ अ वेरी स्पेशल जनरलिस्ट थिंग। तुम जनरलिस्ट क्यों होना चाहते हो, तुम स्पेशलिस्ट हो। बट देन ये भी तो पॉसिबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई। बिल्कुल पॉसिबल है, बट प्रोबेबल कितना है? बहुत हाई हो गया ना। कैसे? देखो बताता हूँ कैसे, क्योंकि ये मेरी अकेले की तो स्टोरी है नहीं। मेरा एक फ्रेंड है विक्रम संथालिया, अभी गूगल में UX इंजीनियर है। मेरा एक फ्रेंड है प्रतीक भटनागर, वो भी गूगल में UX इंजीनियर थे। उसके बाद गूगल से निकल के ऊबर गए, ऊबर से निकल के अभी कॉइन बेस में। मेरे एक फ्रेंड और है रजत, वो नेटफ्लिक्स में UX इंजीनियर हैं। तो अभी क्या हो गया
खैर माइक्रोसॉफ्ट में तो मैंने किया, बट गूगल पहले से भी कर रहा था, ऊबर वगैरह सब जगह एक अलग यूआई ट्रैक है जिसमें डीएसए नहीं पूछते उस इंटरव्यू ट्रैक में। और ये लोगों को कम पता है। क्यों कम पता है? क्योंकि जो बच्चे अभी घुसते हैं, 1 साल होता है उनको, तो वो वीडियो बनाते हैं कि हाउ टू गेट इनटू फैंग, तो उनको तो उन डीएसए का रास्ता ही पता है, ऑल्टरनेटिव राउट के बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हारे ट्विटर पे देखो सनी गुप्ता है, एटलैशन में इंजीनियरिंग मैनेजर है, कहाँ डीएसए पूछा हो गया उससे? आराम से उसने तो कहाँ से सर्विस कंपनी से घुस के कहाँ से पहुँच गया। कंप्लीटली अग्री। तो आप कह रहे हो कि यार आप अगर आपको जीरो से आज के टाइम पे 15-20 हज़ार की नौकरी चाहिए मैं तो कह रहा हूँ 50,000 1 लाख की भी चाहिए, 50,000 1 लाख की भी चाहिए, तो यही बात है। यही तो बात। डिफरेंस क्या है एक 15-20 हज़ार की नौकरी वाले बंदे और 1 लाख वाले बंदे में? लक है, लक है। बिल्कुल। पैसा तो लक की चीज़ होती है। फिर भी लाइक एक बंदा उतनी अच्छी कंपनी नहीं क्रैक कर पा रहा, तो नॉलेज में भी तो कुछ डिफरेंस होगा। देखो, क्रैक नहीं कर पाना तो नंबर ऑफ चांसेस की बात होती है कि अगर ठीक है। आपको ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं तो आप हाँ। क्रैक करना सीख जाओगे, ओके। और नहीं चांसेस मिल रहे हैं तो नहीं क्रैक कर पाओगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वो क्वेश्चंस पता होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे पूछे जाते हैं, हैं। और आपने सही लोगों को फॉलो किया है तो आपको पता है कि हाँ। आपको सही गाइडेंस मिल गया है। ये सब तो लकी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट का कोई अंतर नहीं होता है। एक इंजीनियर जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है और एक इंजीनियर जो कहीं और काम कर रहा है या गूगल में काम कर रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ टैलेंट डिफरेंस। तो बच्चे को अपना लक का सरफेस एरिया कैसे बढ़ाना चाहिए? यस। ऐसे बढ़ाना चाहिए कि जो लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं उनके सारे वीडियोस देख लो, जैसे अक्षय साइनी के वीडियोस देख लो, अपना एक ग्रुप बनाओ, एक कोहॉर्ट बनाओ, साथ में ये लोग जो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक सिमरन भी करती थी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस डालती थी। तो ऐसे लोगों को फॉलो कर लो, खूब सारे लोगों को देखो कि वो क्या डाल रहे हैं, प्रैक्टिस करो। तो जब प्रैक्टिस करोगे, अगेन आई एम सेइंग टैलेंट वर्सेस लक, लक इज इंटरव्यू क्रैकिंग। यहाँ पे टैलेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ओके। इतना अंतर नहीं पड़ सकता यार, तुम 6 महीने में कितना ही ज़्यादा या कम सीख जाओगे। नहीं, बट कुछ लोग हैं लाइक, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपने कहा कि जावास्क्रिप्ट सीख लो, हाँ, ठीक है। अब मैं और आप, लेट से मैं और कोई दूसरा बंदा दोनों जावास्क्रिप्ट सीखने गए, बट ड्यू टू कि वो दोनों क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, वो 6 महीने बाद डिफरेंस आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल तो चलो थोड़ा इस पाथ के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। लाइक आपने कह दिया ये चीज़ सीख लो, कैसे सीखें? बिल्कुल, पाथ बहुत सिंपल है वैसे। और एक्चुअली मैंने सोचा भी था इस पे एक वीडियो बनाने का कि डोंट लर्न डीएसए टू गेट टू योर फर्स्ट जॉब। तो आज इस पे बारे में बात हो ही रही है। पाथ बहुत सिंपल है, पहले HTML सीख लो, फिर थोड़ा CSS सीख लो। अब कुछ लोग होते हैं कि CSS से डर जाते हैं, सोचते हैं यार इतना टफ है ये। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सीख लो कि अगर मैं तुम्हें एक स्क्रीन दे दूँ तो तुम उस स्क्रीन को रेप्लिकेट कर सको। ओके। बस तुम्हें खुद से उसमें फिर बहुत लोग डर जाते हैं कि मेरे में क्रिएटिविटी नहीं है, मैं सुंदर यूआई नहीं बना पा रहा हूँ। तुम्हारा जॉब सुंदर यूआई बनाने का है ही नहीं। तुम्हारा जॉब है यूआई रेप्लिकेट करने का। तुम्हें एक फोटो मिलेगा फिग्मा में, फाइल मिलेगी, तुम्हें उसको बनाना है। तो ये इन चीज़ों में कुछ बच्चे थोड़े फंस जाते हैं, क्योंकि वही हमें हमेशा ना एजुकेशन सिस्टम ने अपने आप पे डाउट करना ही सिखाया है, तो हम डाउट करते रहते हैं कई बार। यस। तो वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ो, फिर तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सीख लो। अब उसमें लोग बोलते हैं कि कौन सा फ्रेमवर्क सीखे। हाँ। तो मैं बोलता हूँ पहले बेसिक्स सीख लो, वनीला जावास्क्रिप्ट सीख लो, थोड़ा जावास्क्रिप्ट का आइडिया आ जाए तुमको, फिर तुरंत से फ्रेमवर्क में फिर भी मत जाओ। थोड़ा ब्राउज़र कैसे काम करता है, डिबग टूल्स कैसे काम करते हैं, थोड़ा फंक्शनल प्रोग्रामिंग समझ लो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग काफ़ी चल रहा है। तो बिफोर गेटिंग इनटू रिएक्ट इन 9 मिनट्स, स्पेंड एनफ टाइम लर्निंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, एनफ टाइम। गिट, VS कोड, इन चीज़ों को समझ लो अच्छे से, क्योंकि कॉलेज में गिट नहीं सिखाया जाता। VS कोड तो कोई रेयर ही यूज़ करता है। और उल्टा जो हमारा जो ये पूरा CPP का जो क्राउड है, ये तो पूरा ऑनलाइन ही खेलता रहता है पूरे टाइम। तो इनको भी VS कोड वगैरह, मतलब डेवलपमेंट करना तो नहीं आता बिल्कुल। तो तुम डेवलपमेंट थोड़ा सीख लो, छोटे छोटे ऐप्स बना लो, खूब सारे ऐप्स बना लो। तो वहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो हम गलती क्या करते हैं जब हम सीखते हैं या कोई रोड मैप फॉलो करते हैं, हम रोड मैप को इक्वली डिवाइड कर देते हैं कि मुझे 10 चीज़ें सीखनी है तो मैं हर चीज़ पे 1 वीक लगाऊंगा। जबकि होना ही चाहिए कि अगर मुझे 10 चीज़ें सीखनी है तो मैं पहले 4 चीज़ पे 8 वीक लगाऊंगा, और लास्ट के 6 चीज़ मैं 2 वीक में सीख जाऊंगा, क्योंकि बेस बन गया मेरा। राइट। अच्छा, एक डाउट यहाँ पे मुझे और आ रहा है कि आप तो चलो एक्सपीरियंस, आपने ऐसे झट से बोल दिया VS कोड सीख लो, ब्राउज़र कैसे काम करता है ये सीख लो, गिटहब सीख लो, ऐसे 5-6 चीज़ें और बता दी। पर एक बंदा जो फर्स्ट टाइम सीखने जा रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि वो 10 चीज़ें क्या सीखनी है। तो है ना, मैंने लिख के रख दी है neoji.camp/roadmap पे। ओ, आप कह रहे हो उसको फॉलो करो एंड सीख लो। हाँ, सबके लिए है, वो पब्लिक है, देख लो। उसमें एकदम वीक वाइज बना हुआ है कि इस वीक ये करो, इस वीक ये करो, इस वीक ये करो। उसके पहले जो ये गिटहब, VS कोड,
जावास्क्रिप्ट, बेसिक्स ऑफ रिएक्ट, बेसिक्स ऑफ HTML, CSS, बेसिक्स ऑफ इवन फर्स्ट प्रोग्राम, वो सब पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। लाखों बच्चे सीखे उससे और बनाया उन्होंने 15-15, 20-20 प्रोजेक्ट्स बनाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एक आइडिया थोड़ी है, Yes. ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना, हो रहा है। हर महीने हर साल बच्चों के जॉब्स लगते जा रहे हैं। किया है, तीसरा साल चल रहा है अब तो इसको करते हुए, और अच्छे जॉब्स लगते हैं बच्चों के, फ्रॉम 4 लाख रुपीज़ टू इवन 14 लाख रुपीज़। बट मेरा तो ये कहना है कि तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितना लाख रुपए का जॉब लग रहा है। तुम्हें इससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैंने स्किल सीखा और मेरा करियर बन रहा है। जॉब और करियर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं। क्या मतलब, नहीं समझी, क्या डिफरेंस है? अगर मैं तुम्हें आज बोलूँ कि TCS चले जाओ, 25,000 का जॉब है, वर्सेस तुम ऊबर ड्राइवर बन जाओ, 35,000 का जॉब है, तो तुम क्या करोगे? हाँ मतलब मैं तो शायद TCS ही प्रेफर TCS ही प्रेफर करोगे। कुछ लोग जॉब ऊबर वाला भी कुछ लोग प्रेफर करेंगे वो भी, कुछ लोग बोलेंगे कि BPO चले जाओ, 25,000 का जॉब है, वर्सेस तुमको 15,000 HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट करने का मिल रहा है। राइट। तो अधिकतर लोग फर्स्ट जॉब पे बहुत ज़्यादा हार्प कर जाते हैं कि पहला सैलरी कितना मिल रहा है। और क्यों करते हैं? क्योंकि IIT, IIM, बाकी जगहों पर हम वही सैलरी बोलते हैं। जब आपकी जॉब लगती है तो अच्छा कितने का पैकेज लगा आपका? हमारे लड़के का तो बहुत अच्छा लगा था जी। कोई बात नहीं TCS में नहीं हुआ। तो ऐसे करते हैं लोग, पैकेज ही ये करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आपको करियर सोचना चाहिए। आप वो सोचो जहाँ डेप्थ ऑफ स्किल हो, जहाँ समय लगेगा आपको अच्छा करने में, वहाँ आपके पैसे बढ़ते ही जाएंगे। जैसे जब मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू किया, आई वॉज इनटू नेटवर्किंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फिर मुझे चेंज करने का मन किया अपना फील्ड। तो फिर जब मैंने शुरू किया तो मैंने पहला जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था 2,000 रुपये का लिया था। मुझे याद है, कुछ एक बिरयानी का शॉप है BTM लेआउट में, उसको वेबसाइट चाहिए थी। किसी ने मुझे बोला कि तने उससे बात कर लो, उसने मुझे 2,000 रुपये दिए थे, 2,000 का नोट, कि ये वेबसाइट बना दो। मैंने बोला ठीक है, इसी बहाने सीख तो लेंगे, शुरुआत तो हो रही है। 2,000 रुपये में बनाया वेबसाइट, और वही फिर उसी से जो कहानी शुरू हुई, फिर फ्रीलांसिंग में काफ़ी पैसे कमाए, और फिर माइक्रोसॉफ्ट घेर कर ले गया। फिर करोड़ों रुपए दिए। फिर इतने पैसे दे दिए कि जॉब भी छोड़ने का मन कर गया कि इतने पैसे का क्या करे इंसान। तो ये ग्राफ नहीं देख पाते हैं लोग अधिकतर ये करते हैं कि मेरा फर्स्ट सैलरी इतना है, देखो मैं 10,000 के जूते, तो लोग जॉर्डन पहनने लगे हैं शायद। 10,000 के तो जॉर्डन भी नहीं आ रहे, पता नहीं भाई, तो बहुत गरीब हूँ अंदर से। तो जॉर्डन पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यार इतना परेशान क्यों, मतलब करियर बनाओ ना, करियर बनेगा, पैसा बन जाएगा। अच्छा, जैसे आप ये बोल रहे हो, इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्योंकि अभी मैं बहुत इनिशियल फेज में हूँ, तो मेरा यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन था। मेरी एक फ्रेंड है, तो वो उसने जॉब करना शुरू किया, एंड उसने TCS से शुरू किया। तो TCS में उसकी जो सैलरी थी वो 3.5 के अराउंड थी। फिर उसने स्विच करा तो अब जब दूसरी कंपनी में वो स्विच करती है या देखती है, तो जो उसकी करेंट सैलरी है उस बेसिस पे कंपनी उसको दूसरी सैलरी ऑफर करती है। सो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, मैंने देखा कि एक कंपनी है, वो मेरे कैंपस में आती है और फ्रेशर्स को ले जाती है 15 लाख के ऑफर पे। एंड क्योंकि उसकी बेस सैलरी इनिशियली 3.5 थी, एंड आफ्टर इवन 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वही कंपनी उसको 10 ऑफर कर रही है, जो कि फ्रेशर को 15 ऑफर कर रही है विदाउट एक्सपीरियंस। तो इस केस में ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, क्योंकि फिर उस बेसिस पे आपको हाइक मिलती है ना, आप जल्दी ऊपर जा रहे होते हो। कब तक? अच्छा, आप कह रहे हो एक कैप है, ऐसा? मेरा मानना ये कि जब हम कोई ग्राफ को देखते हैं तो हमें उस ग्राफ का टाइम होराइजन को थोड़ा बड़ा करके देखना चाहिए। ऐसा हमेशा हुआ, मेरे साथ ही हुआ। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट गया, मेरे को थोड़ी कम सैलरी थी क्योंकि मेरे प्रीवियस सैलरी वाज लो, और बाकी लोगों को ज़्यादा सैलरी थी, और बातें तो होती तो पता चली जाती एक दूसरे की सैलरी। तो आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा अरे मेरे लिए तो ज़्यादा है ना। मैं अगर मान लो 20 कमा रहा था और मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने 36 दिया, तो मेरे तो ज़्यादा पैसे थे। मैं अगर मान लो कि क्या कहते हैं बिग बाजार के कपड़े पहनता था, तो जॉकी के कपड़े खरीदने लगा, मेरे लिए तो बेटर हो गई ज़िंदगी। और विथ टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है कि अगर आप अच्छा करो तो इतना स्टॉक ग्रांट दे देती है, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैंने बोला कि यार देखो, मेरी सैलरी बाकी लोगों से कम है और मैं हूँ हीरो, ठीक है, तो मेरा सैलरी बढ़ा दो, या तो ये देखो सामने से गूगल का ऑफर भी आ रहा है, तो अब इंटरव्यू दूंगा तो चला जाऊंगा। तो फिर उन्हें दे दिया। एक ही बार मुझे कुछ 40 लाख का ग्रांट मिला था एक बार में। ये सैलरी 1 करोड़ हो गई एक बार के अंदर। 97 लाख थी जब मैंने छोड़ा जॉब अपना। तो वही है, बड़े टाइम होराइजन पे तो तुम विन कर ही जाओगे। तुम्हें छोटी छोटी चीजें लगती है, यार मेरे दोस्त का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। हर चीज से अगर compete करोगे तो हारोगे, है ना। तुम्हें तो अपना गेम खेलना है ना। लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम।
तुम उसको मल्टीप्लेयर क्यों खेल रहे हो? तुम अपने लिए ऑप्टिमाइज करो ना अपनी जिंदगी को। राइट, गॉट इट, ठीक है। तो ये हमने बात करी कि यार तुम जावास्क्रिप्ट सीखो और इस बात पे जाओ अगर आपको जॉब चाहिए। बिल्कुल। लेट्स टॉक नाउ अबाउट कि आप जब जॉब ले रहे होते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेज्यूमे। हाँ। वो कैसे आप बिल्ड करो? मत बिल्ड करो यार, रेज्यूमे क्या होता है? नहीं बनाना रेज्यूमे। रेज्यूमे तो बनाने नहीं चाहिए। रेज्यूमे फॉर वेब डेवलपर्स और फॉर डेवलपर्स इज योर पोर्टफोलियो। ओके, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। रेज्यूमे तो तुम्हें 99% जनता को इस कंट्री में रेज्यूमे पुट्स यू ऑन अ बैक फुट कि तुम्हारे पास टॉप कॉलेज तो है नहीं, तुम्हारे पास अच्छे ग्रेड्स तो है नहीं, तुमने अच्छे ना तुम्हारे पास कॉलेज है, ना तुम्हारे पास ब्रांच है, और ना तुम्हारे पास ग्रेड्स है। 99% लोग इसी ब्रैकेट में हैं। 1% लोग दूसरे ब्रैकेट में हैं जो रेज्यूमे टिप्स सुनते हैं बड़ा प्यार से कि कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए, कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो मैं मानना है कि डेवलपर्स को रेज्यूमे नहीं बनाना चाहिए। डेवलपर का रेज्यूमे इज गिटहब, डेवलपर का रेज्यूमे इज देयर पोर्टफोलियो। डेवलपर का रेज्यूमे बनाओ, मतलब सिंपल सा रख दो। मतलब मैं तो रेज्यूमे बनाया ही नहीं कितने साल से। मेरे से कोई मांगता है रेज्यूमे, जब माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू होता है रेज्यूमे मांगा था, मैंने कहा रेज्यूमे क्या होता है? लिंक्डइन इज रेज्यूमे। अरे क्या पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, किस ईयर में पढ़ाई की है और कहाँ काम किया है, बस इतना ही तो होता है। फ्रेशर्स में तो आपको वो भी नहीं होता। एक दो प्रोजेक्ट कभी किया होगा किसी के यहाँ, वो डाल दो, और उसमें वो सब चीज़ें जो कि इम्पैक्ट दिखाओ वो मत दिखाओ, बकवास, पूरा बकवास है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 10% यूज़र बढ़ा दिया। तुम हो क्या, चूजे हो, अभी निकले हो अंडे से, अभी क्या क्या इतना तुम्हें आता ही नहीं है, तुम किसको हवा दे रहे हो? तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, जो गिटहब है, उसका कोड क्लीन होना चाहिए, उसका कोड साफ होना चाहिए, उसके नेमिंग्स अच्छे होने चाहिए, उसके फोल्डर स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। वो मैं देखता हूँ। अगर मुझे किसी को हायर करना है, और मैंने कई लोगों को हायर किया है, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई जो तुम कोड लिख रहे हो वो कैसा लिख रहे हो। जब तुम बातें कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोजेक्ट में डेप्थ है कि नहीं। जब तुमने ऐप बनाया है और ऐप को होस्ट किया है, तो तुमने एक टेस्ट यूज़र नेम पासवर्ड बनाया है कि नहीं। अगर तुमने वो बनाया है, तो जो पूरा यूज़र फ्लो है उस पर तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। एरर्स हैं। मुझे नहीं चाहिए कि सबसे सुंदर तुम्हारा हो ऐप, लेकिन CSS की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं आप H1 यूज़ कर रहे हो, कहीं आप H2 यूज़ कर रहे हो। ये आपका रेज्यूमे है। एज अ डेवलपर आपका काम बोलना चाहिए। वो कागज पत्तर से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो HR देखता है कि अच्छा ठीक है, इस कॉलेज से निकला, इसको डाल दो, कोई बात नहीं। जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ या कोई हायरिंग मैनेजर आपका इंटरव्यू कर रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी डाल दो रेज्यूमे में, क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ TG जिसके पास कोई एडवांटेज नहीं है, उसको अपनी एडवांटेज बनानी है। तो मेरा पॉइंट है कि रेज्यूमे पे एडवांटेज ना बना के गिटहब पे अपना एडवांटेज बनाओ। व्हाट अबाउट लाइक मैक्सिमम सिनेरियोज में रिक्रूटर्स आपका रेज्यूमे देख रहे होते हैं, तो उनको क्या ये टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि वो जाके देखेंगे बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग कि यार इस रेज्यूमे को आगे भेजना है या नहीं? रिक्रूटर्स रेज्यूमे में कुछ खास देखते नहीं। और फिर अगेन जिस एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास कोई बहुत भारी रिक्रूटर्स होते नहीं है, ठीक है। वो इंटरनल फिल्टर ही करते हैं। उनको तुम एक कोल्ड DM भेज दो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने 5 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रिएक्ट पे, मुझे रिएक्ट, रिडक्स, Node.js अच्छे से आता है, और आप देख सकते हो कि मैंने e-कॉमर्स ऐप और बाकी सारे ऐप्स भी बनाए हैं। 100% चांस है कि अगर आप 100 लोगों को ऐसा DM करोगे तो 80 रिप्लाईज आ जाएंगे आपको। मेरे बच्चों का ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ। DM भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो लिंक्डइन पर डालते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाई, और मेरी टीम शेयर कर देगी तुम्हारे साथ स्क्रीनशॉट्स इन चीज़ों की कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। और लिंक्डइन से फाउंडर्स उनको DM करते हैं कि वाई डोंट वी मीट फॉर टी, वाई डोंट वी मीट फॉर कॉफ़ी, क्योंकि इतना कम सप्लाई है और इतना ज़्यादा डिमांड है। देयर इज सच अ मिसमैच फॉर दिस। ये बात कोई कर ही नहीं रहा है इंडिया में कि स्पेशलिस्ट का डिमांड इतना ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है। कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं सब DSA की बातें करते रहते हैं पूरे टाइम, तो किसी को पता ही नहीं है। सही है। मतलब मैं तो कुछ और सोच कर आई थी कि यार हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कर में ये बात करेंगे, बट अभी रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि भाई तुम डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम मत करो, एंड फिगर आउट है यहाँ पे बहुत सारे वेज जो आप कर सकते हो एंड इजीली जॉब क्रैक कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि वही पाथ फॉलो कर। DSA कितना टफ है यार, कितना टफ है DSA, कितना ज्यादा, मतलब कितना ग्रिट चाहिए DSA करने के लिए। तुम टोनी स्टार्क को बोलो कि आयरन मैन मत बनाओ, दिन भर बैठ के एक्सपेरिमेंट करते रहो कि 5% बढ़ा कि नहीं, 4% बढ़ा कि नहीं, 3% बढ़ा कि नहीं, कितना बोरिंग है। हाँ। हम जब इंजीनियर बनते हैं हम अपने आप को सोचते हैं वे आर बैटमैन, हम तो टोनी स्टार्क हैं, हम तो आयरन मैन हैं, हम तो बनाते हैं चीजें, हम तो उड़ेंगे। हाँ। और हमें क्या बोलते हैं, नहीं उड़ो मत, ये लो ये एल्गोरिदम है जो जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं। 10 साल का मेरा करियर, एक DSA यूज किया है मैंने आज तक, बस एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया था आउटलुक में, और मुझे तो वो भी नहीं आता था, तो पढ़ लिया, यूज कर लिया।
थोड़ा सा एक ओपिनियन है यहाँ मेरा, मतलब जब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ तो आई एम नॉट सेइंग कि यार आपने लिंक लिस्ट पढ़ा कैसे यूज़ करना है तो आप वही सेम चीज़ जाके लिख दोगे कोड, बिल्कुल बट उस प्रोसेस में जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख रहे होते हो ना, कि यार आप सोचते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कि लेट्स से क्या ये एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है इस बिल्कुल चीज़ का, बिल्कुल और मे बी इस स्ट्रक्चर की जगह मैं कुछ और यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है, लाइक मैं स्पेसिफिकली बैकएंड के टर्म से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बैकएंड में कुछ डेवलप कर रहे होते हो। बिल्कुल लाइक अब जैसे मैं ये नहीं कह रही कि मैं बैकएंड में कुछ डेवलप कर रही हूँ तो मैं एकदम से इंट्यूटिवली ऐसे सोचूंगी कि लिंक लिस्ट यूज़ करूँ या हैश मैप यूज़ करूँ, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है ना, वो यहाँ हेल्प कर जाती है फॉर बिल्कुल मी टू थिंक कि यार नहीं, ये चीज़ दो यूज़र पे तो सही चल रही है, पर जब 200 पे ये सेम एल्गोरिथम में लगाऊंगी ना तो फटने लगेगा कोड, बिल्कुल या बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्केल नहीं करेगा उतना सही। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बेनिफिट हम कैसे कह दें कि नहीं यार डेटा स्ट्रक्चर्स मत करो, एंड सेम इज बिल्कुल लाइक मेरा ये ओपिनियन है, फ्रंट एंड पे तो आई हैव नॉट वर्क दैट एक्सटेंसिवली, बट हाँ वहाँ पे लाइक स्केलेबिलिटी में मोर ऑफ अभी बैकएंड के पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ें मुझे बहुत मतलब बेनिफिट करती है। मेरे को लगता है वो करने की वजह से एक थॉट प्रोसेस इनबिल्ट हुआ है जो कि मुझे काफ़ी हेल्प करता है व्हेन आई इवन राइट कोड। बिल्कुल नहीं, केयर करना तो हमेशा अच्छी चीज़ होती ही है, और केयर तुम कहीं से भी सीखो, चाहे DSS से सीखो चाहे UI से सीखो, केयर इज़ अ गुड थिंग टू हैव, यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप ये सब यूज़ भी करते हो, हैश मैप, लिंक लिस्ट वगैरह, तो खुद से तो लिखते नहीं हो, हाँ खुद से नहीं लिखते, प्री मेड लाइब्रेरीज हैं, यस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला कौन डेटा सा स्ट्रक्चर यूज़ यूज़ करना करना है, है। राइट, हाँ, उसको सीखने में कितना टाइम लगता है वर्सेस घुसने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो उसको सीखने में कितना टाइम लगता है, उसमें मेरा प्रॉब्लम है हाँ, कि आप 8 महीने 9 महीने आपने CP मारा, बहुत कुछ सीखा, और आपको आपने जो एक्चुअल यूज़ कर रहे हो आप, वो आप 1 महीने में ऑन द जॉब भी सीख सकते थे। गॉट, सही है, सेंस बना रहा है, ठीक है। रेज्यूमे के बारे में भी आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। आप थोड़ा सा और बैक ट्रैक कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में ऑलरेडी हो एंड आपको इंटर्नशिप चाहिए तो सेम चीज़ आप सजेस्ट करोगे कैसे एक बंदा मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि इंटर्नशिप बहुत ओवर हाइप चीज़ है, इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए लोगों को अननेसेसरी। नहीं करनी चाहिए, मैं क्यों? क्यों क्यों इंटर्नशिप इज़ अ वेरी एलिट थिंग अगेन। ओके, किसको फ़र्क पड़ता है तुमने किया है कि नहीं किया इंटर्नशिप? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इंटर्नशिप किया है कि नहीं, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। तो क्या आप इंटर्नशिप करते हो कि वो चीज़ ज़्यादा बेटर वे से नहीं करोगे यार या अधिकतर सीखोगे? लोग जो इंटर्नशिप करते हैं, मेरे टाइम में भी मैंने देखा था, जैक लगाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं घुसते हैं, किसी तरह अपना 1-1.5 महीना बर्बाद करते हैं, और ये अधिकतर लोगों की बात है। Yes. फिर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप निकाल लेते हैं या गूगल में निकाल लेते हैं, वो तो बहुत छोटा नंबर है, डोंट केयर अबाउट देम, वो तो कर ही लेंगे। अच्छा, मेरे वीडियो से उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, बट अधिकतर लोग जो इंटर्नशिप सोच के सोचते कि यार रेज्यूमे पे मेरे इंटर्नशिप नहीं होगा तो मेरे जॉब पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए पापा आप वो अंकल से बात कर लीजिए या मुझे किसी भी जगह लगा दीजिए, मैं सुबह चाय कॉफ़ी बना दूंगा, बट मेरे मेरे रेज्यूमे पे रेज्यूमे दिखना इंटर्नशिप चाहिए, दिखना हाँ। चाहिए। मुझे उन लोगों को कहना है कि इंटर्नशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लाइक इंटर्नशिप में आपको ये भी तो चीज़ रहती है कि लेट्स से आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आपने अच्छा डेवलपमेंट कर लिया, जैसा आप बोल रहे हो, हाँ आपने बहुत प्रोजेक्ट्स बना लिए, अब आप चाह रहे हो कि यार आप सच में एक कंपनी के साथ जुड़ के कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो कि आपको समझ आए कि यार आप लेट्स से प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, लेट्स से आपने टू डू ऐप बना ली, आपने कुछ क्लोन्स बना लिए, कुछ और बना लिए, आपको लग रहा है यार ये सब सही चल रहा है, बिल्कुल बट जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में लैंड करोगे तो आपको कुछ चैलेंजेस और चेक्स मिलते हैं जो आपको बिल्कुल लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने सीखी नहीं है, ये मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, अब मैं और सीख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो ये वहाँ ये कैसे? आप कैसे भी कर सकते हो। Okay. जैसे मेरी एक जूनियर थी, पूर्वा नाम था उसका, तो इन्हें एक बार पिंग किया कि भैया वही फन क्रेडिट इंटर्नशिप लगा दीजिए कहीं पे। Okay. मैं उसमें साइप्रस में था, तो आप कहीं अपने फ्रेंड को बोल के किसी कंपनी में लगवा दीजिए। तो उस समय मैंने उसको यही बोला था, 2014 की बात है ये, कि मत कर पूर्वा ये यहाँ वहाँ इंटर्नशिप, क्योंकि ये जो डेलॉइट वगैरह में इंटर्नशिप होते हैं ना, बकवास होते हैं, कुछ सीखना नहीं मिलता वहाँ पे आपको। कोड तो टच नहीं करने देते हैं, एक PR भी नहीं भेज पाते हो आप पूरे इंटर्नशिप में, बट कुछ कुछ टाइम पास कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि HR को भी कुछ इंसेंटिव कुछ चाहिए, दिखाना है, हाँ। कुछ काम करना दिखाना हाँ, है, हाँ, हाँ, तो अच्छा इंटर्नशिप नहीं होता। तो मैंने उसको बोला, मेरे एक सर थे, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला सर आपको कुछ ऐप बनवाना है क्या? मैं है मेरी जूनियर, बहुत स्मार्ट है, बना देगी, सीख के बना देगी। तो उन्होंने कहा कि एक रैंक प्रिडिक्टर ऐप चाहिए मुझे, वो उनका करियर काउंसलिंग चलता था। Okay. तो रैंक प्रिडिक्टर ऐप बोला, मैंने पूरा को बोला कि तू बना लेगी, ये टेक सीख ले, 1.5 महीने में बना लोगी। उसने बना दिया, सीख के बहुत फाइट मारी, बना दिया। फिर वो रांची में उसका पूरा फुल पेज छपा उसके बारे में कि पूर्वा ने बनाया रैंक प्रिडिक्टर ऐप, और उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई। तो लर्निंग भी हो गई, सीख भी गई लड़की, और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो मैं ये बोलता हूँ लोगों को करने के लिए कि अपने बगल वाले दुकान वाले को बोलो कि मैं आपका
वेब ऐप बना देता हूँ। किसी को बोलो कि अच्छा कोई एनजीओ है तो एनजीओ को पकड़ के बोलो कि रुकिए मैं आपके लिए आपका डोनेशन का मैं सेटअप कर देता हूँ, रेजर पे वगैरह सब कुछ। मुझे भी सीखने मिल जाएगा कि पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटी है तो ऑलरेडी आपके पास वो तो होगा ही। हाँ, आप इंटीग्रेट कर सकते तो आप जो रियल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल प्रॉब्लम यूज़र के साथ सॉल्व होती है, कंपनी में एसी में बैठ के नहीं होती। जो प्रोडक्ट मैनेजर आपको एक फीचर काट के देता है, और वो भी देता भी नहीं है, ठीक है, हमारे साथ भी माइक्रोसॉफ्ट में तो बहुत अच्छी इंटर्नशिप होती है, पर उसमें भी बहुत बड़ा काम नहीं करते वो लोग, और उसमें घुसना बहुत मुश्किल है। तो तुम क्या होगे, तुम ट्राई करोगे, निराश होगे, हताश होगे जीवन में अननेसेसरी। मैं बोलता हूँ क्यों हताश होना है, फाइंड अ वे। कोई इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। किसी भी बिजनेस को पकड़ के बोलो कि मैं आपका काम कर देता हूँ, आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड तो हो ही हो, या आप प्रोप्राइटरशिप तो हो ही हो, अपने लेटर पैड पे मुझे एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे देना। आपको, आपके पास स्किल है, आपके पास उस स्किल को दिखाने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क है, आपके पास एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो है, अब आपको कॉन्फिडेंस आ अच्छा, गया। प्रूफ ऑफ वर्क की आपने बात करी, तो लेट्स से आप फ्रंट एंड में ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बता सकते हो कि यार देखो ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये चीज़ें सीखोगे एंड ये एक अच्छा प्रोजेक्ट कहलाएगा, वरना तो मैं नेटफ्लिक्स क्लोन भी बना के कह दूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है नेटफ्लिक्स क्लोन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उसमें लेट्स से मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा, मैंने उससे क्लोन सीख लिया, मैंने कहा बना लिया, इसमें फिर मैंने एक्स्ट्रा क्या दिया? कुछ ज़रूरत ही नहीं एक्स्ट्रा देने की, ये तो फिर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक दिन ट्विटर स्पेस कर रहे थे तो एक फाउंडर आया, उसने भी यही बात बोली कि तने सब क्लोन बना के आ जाते हैं। तो मैंने बोला यार आप प्रोडक्ट मैनेजर हायर कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहे हो? ओके, प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है फीचर सोचना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर का स्पेसिफिकेशन है मैं वो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। आपको ये होना चाहिए कि मैंने नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया, मैंने इसके सारे फीचर्स समझ गया और इसकी अच्छी इंजीनियरिंग कर दी, और एक नहीं, अब नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया तो उसमें एक कुछ चीज़ें सीखी, फिर मैंने फेसबुक बनाया तो उसमें कुछ चीज़ें सीखी, फिर मैंने फ्लिपकार्ट बनाया। तो ऐसे आप 5 अलग तरह के, और मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि 8 ही ऐप्स हैं दुनिया में, 8 ही ऐप्स हैं बस, देयर आर ओनली 8 ऐप्स लाइक इन दिस वर्ल्ड, और सब उसके क्लोन है। तो कोई नया तो कुछ होता ही नहीं। मैं ये समझी नहीं, 8 ही ऐप्स हैं। 8 ही ऐप्स है। तुम देखो, तुम एक ऐप होता है बुकिंग ऐप, हाँ ठीक है, जो सारे हो गए तुम्हारे, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, दुनिया जहान, सारे बुकिंग ऐप्स एक हो गए। ठीक है, एक होता है चैट ऐप, हाँ, जिसमें तुम्हारा स्लैक, जी, सब आ गया। हाँ। तीसरा होता है तुम्हारा ई कॉमर्स ऐप, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा चौथा हो गया ये प्रोडक्टिविटी वाले ऐप्स, जो तुम्हारे राइटिंग ऐप्स हो गए, नोशन और ये सब, नोशन वगैरह। 5वां हो गया तुम्हारा ई कॉमर्स ऐप, नहीं ई कॉमर्स ऐड कर लिया हमने। इसी तरह के मतलब 4, 5, 8 में मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी कि 5 ही ऐप्स तो हैं दुनिया में। हाँ, एक 5वां हो गया आपका यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स, एक ही यूआई है सबका, एक ही चैलेंजेस सारे के सारे। तो यही 5, 7, 8 में तो दुनिया निपट जाती है। तो जो आप नॉवेल्टी की बात करते हो, कहाँ है नॉवेल्टी? कुछ नहीं है नॉवेल्टी, नॉवेल्टी इज अ मिथ। अच्छा बात बताया, लाइक लेट्स से अगर एक बंदा फेसबुक या व्हाट्सएप का ही क्लोन बनाना सीख रहा है तो वो ये तो सीखेगा सॉकेट कैसे काम करते हैं, बाय डायरेक्शनल कनेक्शन क्या होगा, और अगर वो लेट्स से वहाँ से ई कॉमर्स चला गया तो फिर वो HTTP पे खेलने लगा कि यार क्या कर रहे हैं। बस, तो डिफरेंट चीज़ें सीखा जा रहा है। बस यही 5 ही दुनिया में 5 ही ऐप है, हाँ, उससे ज़्यादा है नहीं। सही है, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई होप ऑडियंस को भी अच्छा लगा। कुछ फाइनल फीडबैक या कुछ भी एडवाइस देना चाहो स्टूडेंट्स को? देखो, मेरा एडवाइस ये है कि सब लोग तुम्हें कहते हैं कि खूब हसल करो, हाँ, खूब मेहनत करो, 18 घंटे कोड करो, 20 घंटे कोड करो, DSA में पेल दो, ये कर लो, वो कर लो। जिनको भी तुम फॉलो करते हो सब अपनी कहानी ऐसे ही सुनाते हैं, yes, और सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। सब ने अपने टाइम में खूब मस्ती की है, सब ने अपने टाइम में खूब इंजॉयमेंट किया है, खूब फन किया है, और कभी कभी ये लोगों ने 4 दिन 5 दिन कभी बड़ी मेहनत कर ली होगी, तो उसको इन्होंने, ये भी मम्मी पापा हो गए, हमारे मम्मी पापा कहते थे ना कि हम, तुम्हारे टाइम तो बहुत आराम है, हम तो माथा पे बस्ता रख के नदी पार करके जाते थे। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं तुम्हारे, और सब ऐसे हो गए हैं कि हार्ड वर्क को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, हाँ, ताकि जब तुम फेल करो तो फेल तो करोगे ही, क्योंकि 18 घंटा काम करना 1 साल किसी इंसान के लिए फिजिकली ही पॉसिबल नहीं है, मेंटली तो ब्रेकडाउन हो ही जाएगा। तो तुम फेल करोगे ही, तो तुम इन्फ्लुएंसर को बोलोगे कैसे, तो तुम बोलोगे कि यार फेल कर गए, तो भैया दीदी बोलेगी तुम तो काम ही नहीं किया 18 घंटे हर दिन। बट ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आप एक स्किल पकड़ो, रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट कोडिंग करो, सीखो धीरे धीरे, गिव इट सम टाइम। हड़बड़ी क्या चीज़ की है? 40-50 साल का करियर है, आराम से हो जाएगा सब कुछ, कोई हड़बड़ी नहीं होती, धीरे धीरे हो जाता है। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें बहुत मज़ा आने लगेगा, और किसी वीकेंड, 2 वीकेंड, 3 वीकेंड, 4 वीकेंड तुम खूब काम करोगे, 100 घंटे कोड करोगे, हैकाथॉन में जाओगे और एकदम पेल दोगे। याद रखना कि वो दोज आर हाई मोमेंट्स, फिर जाके जब तुम इन्फ्लुएंसर बन जाना तो ऐसे काम मत करना फिर से। तो सारे बच्चों को यही है कि आराम से रहो बेटा, कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में,
एक स्किल पकड़ो, इज्जत से प्रोग्रामिंग करो, थोड़ी रोज करो, सीख जाओगे। गॉट इट। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके भैया, बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखी, एंड आई होप हम वापस मिले और ऐसे कन्वर्सेशन करें। बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।